बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार कादरी। जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, ये नहीं होगा। कादियानी गैर मुस्लिम है, ख़त्म नबूवत के इनकारी हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन नहीं मानते, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करने से इनकारी हैं, खुद को मुस्लिम कहलवाने पर बज़िद हैं। हुकूमत अगर इन्हें अक़लियती कमीशन का रुकन बनाने का सोच रही है तो ये नहीं होगा, कौम इसको नहीं मानेगी। सवाल ये है, हर 2-4 हफ्तों बाद कादियानियों का इशू अचानक क्यों सामने आ जाता है, जबकि इस वक्त ये कोई बहुत बड़ा मौजू नहीं है, लेकिन फिर भी काबीना में इस पर बात हो रही है। कादियानियों को अक़लियती कमीशन का रुकन बनाने का मतलब ये है कि कादियानियों को अक़लियतों के तमाम हकूक़ हासिल हो जाएंगे। जिस आइन को वो मानते नहीं, उस आइन के तहत वो इलेक्शन लड़ेंगे और जिस ईवान ने उन्हें गैर मुस्लिम करार दे रखा है उस ईवान का हिस्सा बन जाएंगे। तो कादियानियत एक बहुत बड़ा और संजीदा मसला है। ये सियासी मसला नहीं है, ये सरासर एक मजहबी और दीनी मसला है। कादियानियत के मसले पर तूफान बर्पा हो सकता है। तमाम मुकातबे फ़िक्र के उलमा इस बात पर मुत्तफिक है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब, ये नहीं होगा। कादियानियत को बतौर मज़हब कबूल नहीं किया जा सकता और आइन ने जो पाबंदियाँ कादियानियत पर लगा रखी हैं वो पाबंदियाँ उन पर लगी रहे। आइन के मुताबिक कादियानी इबादतगाह नहीं बना सकते, इज़ान नहीं दे सकते, मज़हब का प्रचार नहीं कर सकते। ये सब फैसले उस सूरत में वापस हो जाएंगे अगर वो अक़लियती कमीशन का मेंबर बन जाते हैं। तो ये बात समझ से बालातर है कि पूरी कौम इस वक्त कोरोना क्राइसिस से परेशान है, एक आलमी वबा जिसने पूरे मुल्क को परेशानी से दोचार कर रखा है, बल्कि पूरी दुनिया को, और हुकूमत कादियानी के मसले पर परेशान है। इतना बड़ा इजलास बुलाकर इस इशू को हाईलाइट किया गया, तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म ये नहीं होगा। खुद को मुस्लिम अक़लियत कहने वाले अपने आप को गैर मुस्लिम कहे बगैर बतौर अक़लियत कैसे हुकूमत में शामिल हो सकते हैं? मुल्क बहरानों से गुजर रहा है और हुकूमत हर रोज़ एक नया शोशा छोड़ देती है। कभी 18वीं तरमीम की बात करती है, कभी नैब के कवानीन में तब्दीली की, और कभी ये कादियानियों को अक़लियती कमीशन का रुकन बनाने की, और फिर फौरी तौर पर इसे बैक ऑफ भी कर लेती है। अक़लियती कमीशन साबका हुकूमतों के दौर में बना था। कादियानियों को इसलिए इसमें शामिल नहीं किया गया कि वो खुद को गैर मुस्लिम नहीं समझते, वो खुद को गैर मुस्लिम मानने से इनकार हैं, खुद को मुसलमान कहते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है जो खुद को गैर मुस्लिम तस्लीम ना करे उसे आप ज़बरदस्ती अक़लियत करार दे दें? ये इतना बड़ा और संजीदा मसला है कि हुकूमतों को लेने के देने पड़ जाते हैं। नवाज शरीफ के दौर में खलफनामे की शिक ख़त्म करने की अफवाह फैली थी तो लोगों ने शदीद रिएक्शन दिया था, अरकान असम्बली पर स्याही और जूते तक फेंके गए थे। जनाब वज़ीर साहब, कादियानी खुद को गैर मुस्लिम मान लें, चाहे जिसकी पैरवी करें, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो खुद को मुसलमान भी कहलवाएं और ख़त्म नबूवत की पासदारी भी ना करें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबीयीन होने का इकरार भी ना करें, तो वो फिर कैसे मुसलमान कहला सकते हैं? तो कादियानियों को उस वक़्त तक अक़लियती कमीशन का रुकन नहीं बनाया जा सकता जब तक वो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम ना करें। तो कादियानियों को उस वक़्त तक अक़लियती कमीशन का रुकन नहीं बनाया जा सकता जब तक वो आईने पाकिस्तान को तस्लीम ना करें, उसका एहतराम ना करें और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार ना करें और उनके ख़ातमुन नबीयीन होने का ऐलान ना करें। प्रोग्राम में और भी हम मौज़ूद शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। चौधरी साहब, नैब में वो अकूबत खाना, पहले तो मैं वहां पर 61 दिन गिरफ्तार रहा, अपने टोटल 133 दिन की गिरफ्तारी में उस अकूबत खाने में। वो तो अकूबत खाना नैब का, मैंने तो मुशर्रफ का और मियां नवाज शरीफ ने, हमने अटक जो किला है वहां पर हमने कई महीने सजा काटी है। देखें, ये बड़ी अहम बात है जी। मैंने भी देखा है कि ये बातें हो रही हैं, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त है सदर साहब ने जिस तरह का, ना उसमें कैबिनेट में ना सरकारी सतह पर हमारी पॉलिटिकल पार्टी में ये बात डिस्कस हुई है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखें, यहाँ हमने एक ऐसा कल्चर बना दिया है। इशू क्या है फिर? पार्टी जीती है तो वोट लेके जीती है, प्रॉब्लम कहाँ पर है? कौन सी पार्टी?
पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए मैं नहीं समझता। बहरहाल मैं फिर ये कहूँगा वो माजी में हो गया ना, अब काम करें। काम क्यों नहीं होता आपसे? क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता। ये देखिए, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की वापसी का ताल्लुक है, वो नैब के मुजरिम हैं, मुलजम भी नहीं है, मुजरिम है। उनके जुर्म साबित हो चुका है और वो अपनी सजा भुगत रहे थे और अदलिया में कुछ वादे करके एफिडेविट दे के गए हुए हैं जो कि बिल्कुल उनकी इस वक्त खिलाफवर्जी हो चुकी है। तो ये नैब के ऊपर लाजिम है, उनकी ड्यूटी है, और अगर ये नहीं कर तो वो अपनी ड्यूटी से कतरा रहे हैं। अब इसके साथ ही जो है आपके बजट पर जरा इंटरेस्ट कॉस्ट का बोझ कम होगा और उसको आप जो है ये जो कोरोना के अखराजात हैं उससे लड़ने के उसको भी पूरा कर सकते हैं और कुछ डेवलपमेंट के लिए भी कर सकते हैं। आज ही एक खबर लगी है कि शायद 700 अरब का जो है डेवलपमेंट बजट हो। एक तरफ हुकूमत लॉकडाउन पर लॉकडाउन किए जा रही है, तोसी पर तोसी कर रही है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म लॉकडाउन की मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि हुकूमत किसके पास है? अगर वज़ीर आज़म लॉकडाउन के मुखालिफ हैं तो फिर लॉकडाउन लग क्यों रहा है? KPK में तो खास साहब की अपनी हुकूमत है, वहाँ भी लॉकडाउन में आज से 15 मई तक तोसी कर दी गई है। तो अगर वज़ीर आज़म लॉकडाउन के मुखालिफ हैं तो फिर लॉकडाउन में तोसी क्यों की जा रही है? हाँ साहब को कोई ये बताए कि हाँ साहब हुकूमत आपकी है और लॉकडाउन के फैसले भी हुकूमत के हैं। कल भी काबीना के इजलास में 9 मई तक लॉकडाउन में तोसी की मंजूरी दी गई। ये फैसला भी उस काबीना में हुआ जिसकी सदारत खुद वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान कर रहे थे। आज वज़ीर आज़म लॉकडाउन की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। कोरोना ना अमीर ना गरीब में फर्क ही नहीं करता। आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ अमीरों की लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा? नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 कि ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। अब सवाल ये, कोरोना वायरस ने जब दुनिया पर हमला किया था तो उस वक्त किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि कोरोना वायरस से निपटना कैसे है। उस वक्त सबसे मौसर तरीका यही समझा गया कि लॉकडाउन कर दिया जाए। चाइना ने सबसे पहले लॉकडाउन किया, लोगों को घरों में बंद किया, यूनिवर्सिटी में के लोगों को यूनिवर्सिटी में बंद किया, तो उससे चाइना के अंदर फौरी तौर पर कंट्रोल हो गया। तो बाकी मुल्कों ने भी उसको फॉलो किया। अब जिन मुल्कों में लोग रिक्शे नहीं चलाते, गुर्बत कोई मसला नहीं, वहाँ तो ये कामयाब हो गया। लेकिन जिन मुल्कों में गुर्बत सबसे बड़ा मसला है, उनके पास भी इसके सिवा कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। अब सवाल ये कि वज़ीर आज़म लॉकडाउन की मुखालफत क्यों फरमा रहे हैं जबकि उनकी हुकूमत लॉकडाउन पर लॉकडाउन लगा रही है? तो अगर खान साहब नहीं चाहते कि लॉकडाउन हो तो फिर इसका ऐलान करें, हुकूमत कल अनाउंस करे, लोग फॉलो करेंगे, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। लेकिन एक तरफ आपने बाकायदा लॉकडाउन रखा हुआ है, दूसरी तरफ उसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। सिंध लॉकडाउन सख्त करे तो खान साहब उसे नरम करने के लिए कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहती है जी नरम कर दें, और सिंध अगर लॉकडाउन नरम करने की तरफ जाए तो फिर बैठ जाते हैं जी मई और जून में कोरोना से हलाकतों की खबरें देना शुरू हो जाते हैं। तो इससे लगता यूँ है कि लॉकडाउन पर हुकूमत या तो कंफ्यूज है या कंफ्यूज कर रही है। मैं ज़ाती तौर पे भी लॉकडाउन ख़त्म करने का हामी हूँ और बार बार कहता हूँ कि आप सेफ्टी मेजर 3-4 सेफ्टी मेजर लें और लॉकडाउन ख़त्म कर दें, लेकिन फैसला तो हुकूमत का चलना है। और जिस तरह वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं कि वो चाहते हैं लॉकडाउन ख़त्म हो, इसके बावजूद लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लगता यूँ है कि फैसले वो नहीं कर रहे, फैसले कहीं और से हो रहे हैं। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। साबिक़ वज़ीर शाहिद खान अब्बासी गुफ्तगू कर रहे हैं नदीम मलिक के साथ और कुछ अहम बातें कर रहे हैं। देखते हैं कि शाहिद खान अब्बासी क्या कह रहे हैं। अच्छा, 2013 और 2018 का इलेक्शन, कुछ ऐसी सीटें थीं जिनके नतायज इधर या उधर हो के ऊपर शुभ आया के हुए 25-35 पेंचर इमरान खान 2013 के इलेक्शन के ऊपर कहते थे वो होंगे 15-20 सीटों के ऊपर लोगों को पिक एंड चूज़ किया गया होगा, कुछ को हरवाया गया होगा, कुछ को जितवाया गया होगा। 2018 में भी इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं था, बाकी सीटों पे आपका सही मुकाबला था। PTI और PMLN की सही टक्कर थी पूरे पंजाब में। अगर आप ये कहें कि नहीं टक्कर थी तो ये बात मैं नहीं मानता।
मैंने पूरा पंजाब का कोना कोना घूमा था। इशू क्या है फिर? पार्टी जीती है तो वोट लेके जीती है, प्रॉब्लम कहाँ पर है? कौन सी पार्टी? पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए मैं नहीं समझता। बहरहाल मैं फिर ये कहूँगा वो माजी में हो गया ना, अब काम करें। काम क्यों नहीं होता आपसे? क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता कि आपके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है। आपकी जो इखलाकी जरूरत है वो, यानी जो मुकाम है वो कमज़ोर है। हुकूमत अगर मॉरटी ना हो नहीं चलेगी। अपोजिशन ये समझती है कि चूंकि खान साहब की हुकूमत फेयर इलेक्शन की वजह से हुकूमत में नहीं आई, इसलिए इनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं जो होना चाहिए। यानी जिस इमारत की बुनियाद सीधी ना हो, टेढ़ी हो, वो कभी सीधी हो नहीं सकती। या जिस रिश्ते में झूठ शामिल हो, वो रिश्ता ज़्यादा देर नहीं चलता। तो जिस हुकूमत को अवाम की ताकत और तईद हासिल नहीं होती, बल्कि दूसरी ताकतों की मदद हासिल हो, तो फिर वो हुकूमतें ज़्यादा देर नहीं चला करती। तो एक बात तो ये कि आप हुकूमत में आ जाएं, ताकतवर आपको मसरद इक़्तिदार पर बिठा दें, मुद्दत इक़्तिदार भी पूरी करा दें, लेकिन अवाम के अंदर आपकी जड़ें नहीं बनती, एतमाद के साथ आप हुकूमत नहीं कर सकते। और जब लोग अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और ही होता है। जब आपको खुद ये पता हो कि सिर्फ आप इक़्तिदार में इसलिए नहीं आए या इलेक्शन इसलिए नहीं जीते कि आपको लोगों ने वोट दिए, बल्कि किसी और वजह से आप इक़्तिदार में आए, आपके पीछे अवामी ताकत नहीं, तो फिर आपका अपना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। और अगर ज़हन में ये बात हो कि आपको कोई और ताकत लेकर आई है, तो फिर जो लाया होता है आप उसको खुश करने की और राज़ी रखने की कोशिश करते हैं। अगर अवाम के वोटों से कामयाबी मिली हो, यानी मुझे पता हो कि मेरे हल्के के लोगों ने मुझे वोट देकर जिता दिया है, तो फिर मैं हल्के के लोगों का ख्याल रखूँगा, उनके मफादात मेरे मफादात होंगे। लेकिन जब मुझे हल्के के लोगों ने जिताया ही नहीं, मैं किसी और तरीके से जीता हूँ, तो फिर मुझे किसी और का ख्याल होगा। तो अवाम के वोटों से जीतने वाला अपना वोट बैंक ज़ाया नहीं करता, वो अवाम के लिए काम करता है ताकि उसका वोट बैंक महफूज रह सके। तो ये बड़ी सादा सी थ्योरी है। और अब शहबाज शरीफ के एक इंटरव्यू ने धूम मचा रखी है। उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया है। वैसे तो शहबाज शरीफ आजकल बड़े मुतहरक है, नैब ने उन्हें बुला रखा है और शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ अखबारात को और टेलीविज़न को इंटरव्यूज़ में माजी की कुछ बातें की है और नैब के हवाले से कुछ सवाल उठाए हैं। देखते हैं शहबाज शरीफ साहब। करोड़ रुपया, ये सब नैब को पता है। ये नैब जो मगरमच्छ के आंसू बहाता है, ये नैब न्याजी ये शाह खजाना है। अब जी मैं अब आता हूं आपका सवाल। नैब के पास सुन लें, होना चाहिए। मैं मनी लॉन्ड्रिंग सुन लें। मनी लॉन्ड्रिंग में मेरे खिलाफ एक धेले की मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत ले आए, कौम को रख दें, मैं कौम से माफी मांगूंगा और घर चला जाऊंगा। और अगर मनी लॉन्ड्रिंग का अपने सबूत ना लेके आए ये, और जिस तरह माजी में इन्होंने किया है, आशियाना, गंदा नाला और वो डिफिट, जहां पर आपको पता है डिफिट 2019 में जुलाई में किस तरह ये इमरान खान नियाजी, नैब और उनका जो है अपना तीसरा उनका साथी शहजाद अकबर, किस तरह वहां पर झूठी मनगढ़ंत डेली मेल में कहानी छपवाई गई। और चौधरी साहब आपने देखा कि अगले दिन छुट्टी थी, दफ्तर खुलवाकर बरतानवी हुकूमत ने उसको डिनाई किया कि यह गलत है। वो खुदारा मुझे बदनाम करने के लिए तो चलो आपने ये किया, आपने पाकिस्तान को बदनाम किया। वहां पर मैंने उनके खिलाफ, डेली मेल के खिलाफ केस कर दिया है। अगर खुदा ना खास्ता डिफिट का जो इमदाद का पैसा मैंने एक ढेला भी खाया होता तो ये फिर गंदे नाले का केस बनाते, ये आशियाना के केस बनाते, ये असासों का केस, ये फिर डिफिट का पैसा खुदा ना खास्ता खाया तो इसका केस बनाते नैब के खिलाफ और दुनिया को दिखाते कि ये खाइन है, ये खादिम नहीं है। मेरे भाई चौधरी जावेद, आप बड़े लिखारी हैं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि नहीं, नैब कहता है कि हम फेस को नहीं देखते, हम केस को देखते हैं। अगर यह बात है तो कहां गया फिर वो मानम जब्बा, कहां गया बीआरटी पेशावर? हमने 4 बीआरटी बनाए पंजाब में, 97 अरब रुपए में, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और 70 किलोमीटर। शहबाज शरीफ जिस सादगी से सवाल कर रहे हैं तो ये कहने को दिल जी चाहता है कि इस सादगी पे हाय कौन मरना जाए। शहबाज शरीफ को तो हम बहुत होशियार और समझदार आदमी समझते हैं। जो सवाल वो नैब से कर रहे हैं
उन्हें खुद मालूम है कि उनका जवाब क्या है। शहबाज शरीफ अगर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नैब के पीछे हुकूमत है तो ये बात तो किसी से ढकी छुपी रही नहीं। और अगर वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नैब मुकदमात की बुनियाद एहतसाब नहीं बल्कि इसका निशाना सिर्फ अपोजिशन है, तो ये तासुर भी अवाम में बड़ी अच्छी तरह से मौजूद है। शहबाज शरीफ अगर ये समझते हैं कि उन पर 50 कंपनियों के केस में से कुछ नहीं निकला इसलिए उन पर केसेस बनाए गए हैं, तो ये बात भी किसी हद तक ठीक है। तो मसला सिर्फ ये क्या है कि अपोजिशन के साथ प्रॉब्लम क्या है। हालांकि मियाँ साहब को बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि मर्जी उसकी चलती है जिसके हाथ में या तो ताकत होती है या इक़्तिदार होता है, या फिर ताकत वाले के पास इक़्तिदार हो या इक़्तिदार वाले के पास ताकत वाले हो। तो अपोजिशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सवाल बहुत करते हैं, तो सवाल करने वाले किसी को पसंद नहीं होते। हुकूमतों को तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए मीडिया भी हुकूमत को अच्छा लगता और अपोजिशन तो बिल्कुल जहर लगती है। अब तमाम संजीदा हल्के ये समझते हैं कि एहतसाब वन वे ट्रैफिक है और नैब ने अपने ऊपर बहुत से क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं। अब भी अगर 4 मई को शहबाज शरीफ को नैब बुला रही है तो वजह ये नहीं कि उन्हें कोई गिरफ्तारी का डर है, वो खुद कह चुके हैं कि मुझे गिरफ्तारी का कोई डर नहीं। इससे पहले भी जो सियासी शख्सियात हैं वो जेलों में रह चुकी हैं और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का तो मेरा ख्याल है पूरा ख़ानदान ही जेलों से होके आ चुका है। तो ये सियासी मामला है और सियासी गिरफ्तारियाँ और मुकदमात भी सबको मालूम है कि सियासी है। अगर करप्शन के मुकदमात होते तो अब तक यकीनन साबित हो चुके होते। और अब भी शहबाज शरीफ ने चैलेंज दिया है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो अभी नैब उन्हें बुला रही है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, वो कह रहे हैं मुझ पर करप्शन साबित करते तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो इससे अच्छा मौका हुकूमत और नैब के लिए और क्या हो सकता है कि करप्शन साबित करें और फिर अगर करप्शन साबित होती है तो इनसे अपनी भी जान छुड़ाएं और हमारी भी जान छुड़ाएं। लेकिन अब तक तो यही लगता है कि ये सारे मुकदमात और सारे मामलात सिर्फ सियासी हैं और ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये इंतकामी हैं। आगे बढ़ते और कुछ दोस्तों की खबर लेते हैं। हमारे दोस्त गुफ्तगू कर रहे हैं वज़ीर के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर बात कर रहे हैं, देखते हैं मौजू क्या है। नवाज शरीफ साहब एक गारंटर शहबाज शरीफ साहब थे, गारंटी दे के गए थे इलाज करवा के वापस आएंगे, आपने भी बताया और पूरी दुनिया जानती है। तो नवाज शरीफ साहब वहाँ पे आराम कर रहे हैं, कोई इतला नहीं है उनकी बीमारी की। तो क्या नैब को रुजू करना चाहिए उनकी वापसी के लिए? और शहबाज शरीफ साहब जो कि गारंटर हैं और फिर रहे हैं आज़ाद, बल्कि वो तजावीज़ दे रहे हैं मुतबादल वज़ीर आज़म के तौर पे, तो क्या उस केस को रुजू करना चाहिए और नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाहिए? ये देखिए, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की वापसी का ताल्लुक है वो नैब के मुजरम हैं, मुल्ज़म भी नहीं है, मुजरम हैं, उनके जुर्म साबित हो चुका है और वो अपनी सजा भुगत रहे थे। और अदलिया में कुछ वादे करके एफिडेविट दे के गए हुए हैं जो कि बिल्कुल उनकी इस वक्त खिलाफ वर्जी हो चुकी है। तो ये नैब के ऊपर लाजिम है, उनकी ड्यूटी है, और अगर ये नहीं कर वो अपनी ड्यूटी से कतरा रहे हैं, उन्हें बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए कि इन हालात में उनकी वापसी बड़ी जरूरी है। और स्पेशली जब वो गारंटर, देखिए ना, पहले तो गारंटर भी भागा हुआ था, अब वो गारंटर मुल्क में मौजूद है, लाहौर में शहर में मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट का ही मामला था, नैब में तो पेश नहीं हो रहे, शायद अदालत में आ जाएं, अपना वकील भेज दें। उनसे बिल्कुल ये पूछना तो चाहिए कि जिसकी गारंटी आप लेके गए थे उनका आजकल क्या हालचाल है। हकीकत ये है कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क ना जाते तो आज शायद हम उनको किसी और तरीके से याद कर रहे होते। नवाज शरीफ जितने बीमार थे उन्हें कुछ भी हो सकता था, बीमार वो अब भी हैं, लेकिन उस ज़हनी अजियत से उन्हें निकाल लिया गया है। यहाँ रहते तो उन्हें ज़हनी अजियत दे देकर मारने की कोशिश जारी रहती। तो एक तरफ तो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि नवाज शरीफ अरबों डॉलर देकर बाहर चले गए, और दूसरी तरफ इस बात का रोना रोया जा रहा है कि नवाज शरीफ बाहर क्यों चले गए, उन्हें वापस क्यों नहीं लाया जा रहा। तो सवाल ये कि बकौल आपके नवाज शरीफ डील करके बाहर गए हैं, तो फिर मसला क्या है? डील करके जाने वाले को वापस आने की ज़रूरत क्या है? और दूसरी बात कि नवाज शरीफ को अगर हुकूमत वापस लाना चाहती है तो हुकूमत अदालत में चली जाए, क्योंकि नवाज शरीफ को अदालत ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी है। नैब के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की ज़रूरत क्या है? एक दूसरे पर मुद्दा डाला जा रहा है। ये बात सबको मालूम है
कि हुकूमत नवाज शरीफ को बाहर भेजने के बाद बड़ी हद तक रिलैक्स हो गई है। नवाज शरीफ जब यहाँ थे तो सारी चीज़ें और सारी सियासत नवाज शरीफ के इर्द गिर्द घूम रही थी। तो पंजाबी की एक मिसाल है कि चोर नालू पंड काली, इतनी तकलीफ हुकूमत को नहीं जितनी तकलीफ हुकूमत के हमायती मीडिया में नज़र आ रही है कि नवाज शरीफ बाहर क्या कर रहे हैं। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देखें प्रोग्राम खिलाफ रहे, मैं खार के आदमी। ब्रेक के बाद हार्दिक खिदमत है। शेर रशीद का एक क्लिप सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल है। देखते हैं कि शेर रशीद क्या बातें कर रहे हैं और क्यों इतनी तेज़ी से वो क्लिप वायरल है। वॉच शेर रशीद। क्या करें जी, बताएं। चीनी वाले को तो कोई पकड़ेगा नहीं, ये आईपीपी को तो पकड़ेगा कोई नहीं, आटे मैदे वाले को कोई नहीं पकड़ेगा, आफ्टरमा वाले को कोई नहीं पकड़ेगा, और ये शटर जिस बेचारे ने नीचे ऊपर करना है उसको थाने में जाके लितर मारेंगे और वो जाके कहेगा जी मैं लाल हवेली के सामने रहता हूं। फिर उस लाल हवेली वाले वजीर की क्या रह जाती है कि जी वो लॉकडाउन की गैर कानूनी होगी। बाबा किधर से 7-7 8-8 बच्चे हैं, 9-9 बच्चे हैं, ईद का सीजन है, लोगों ने माल अंदर डाला हुआ है। अगर माल नहीं निकलेगा तो कैसे? देखें, ये उलमा का भी महीना है, बहुत अहम, सारा खर्चा उन्होंने इसी महीने से निकालना है। दुकानदारों का भी बहुत अहम महीना है और इसमें ये लॉकडाउन नहीं चलेगा। ऐसे ही सदर साहब को किसी ऐसी मस्जिद में ले गए होंगे ये जहां पहले से सेटिंग होगी कि सदर आ रहा है कि नमाज मस्जिद पूरी ठीक की जाए, मेरे साथ आके नमाज पढ़े ना। जब हुकूमत के एक मोतबर वजीर करप्शन की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं तो फिर अवाम करप्शन क्यों नहीं करेगी? अवाम का रुझान करप्शन की तरफ क्यों नहीं होगा? अगर हुकूमत ये समझती है कि करप्ट और मालदार को कोई नहीं पकड़ सकता, ना सजा दे सकता है, तो आम आदमी को वही हुकूमत लॉकडाउन के नाम पर जूते भी मार रही है, तो फिर लोग क्या समझेंगे कि जूते खाने से तो बेहतर है कि करप्शन करके इज्जत बचा ली जाए, बजाय इसके कि आप आम आदमी के साथ वही सलूक करें जो आप ख़ास आदमी के साथ करते हैं, क्योंकि आप हुकूमत है। अगर आप में इंसाफ करने या इंसाफ देने की सलाहियत नहीं तो ये तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है। एक तरफ तो हुकूमत के वजीर ये फरमा रहे हैं कि आटा चीनी चोरों और पावर सेक्टर को सजा नहीं मिलेगी, जबकि इसी हुकूमत के सरबराह ये ऐलान करते हैं कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो इससे फिर लोगों को क्या पैगाम दिया जा रहा है? एक तरफ तो आवाम के दुख दर्द की आप बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो ताकतवर लोग हैं उनके सामने आप लाचारी का इजहार कर रहे हैं। तो इसका मकसद मेरे नज़दीक तो महज लोगों को बेवकूफ़ बनाना है और नहीं, और कुछ नहीं। अब आपको कोरोना के हवाले से अपडेट करते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 19 अफराद कोरोना के बाइस जान की बाजी हार गए। मज़ीद 874 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना की वजह से हलाकतों और मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। और मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 15,759 हो गई है। ये तमाम टेस्ट करने के बाद है। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका टेस्ट ही नहीं हुआ। 346 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं। 4055 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में भी कामयाब हुए। तो जो सरकारी इदाद-ओ-शुमार है उनके मुताबिक सबसे ज़्यादा तादाद पंजाब में 6061, सिंध में 5695 और KPK में 2313, गिलगित बल्तिस्तान में 333, बलूचिस्तान में 978, इस्लामाबाद में 313, जबकि आज़ाद-कश्मीर में 66 मरीज़ हैं। और सबसे ज़्यादा डेंजरस इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है। वहाँ मरीजों की तादाद भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा अमवात भी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 122 लोग कोरोना के बाइस इंतकाल कर चुके हैं। सिंध में 100, पंजाब में 103, बलूचिस्तान 14, इस्लामाबाद 4 और गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद जाँ बाक हुए। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की जानिब से दिए गए इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 444 हेल्थ प्रोफेशनल यानी डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के लोग कोरोना वायरस के मर्ज का शिकार हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन पे कोरोना वायरस को डील कर रहे हैं। तो डॉक्टर, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ के 444 लोग इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिंध में भी 12 अफराद कोरोना के बाइस जो है वो जाँ बाक हुए हैं और 358 नए केसेस सामने हैं। इसके बावजूद सिंध हुकूमत ने मईशत को और लोगों की बेचैनी को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन
की पाबंदियों में नरमी का फैसला किया है और सिंध हुकूमत के ज़राए के मुताबिक अगले हफ्ते से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल की जा सकती है, जबकि मरहलावार तजारती मराकज़ खोले जाएंगे, लेकिन उनके लिए SOPs तैयार कर लिए गए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल ने सिंध के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों और दीगर तिब्बी अमले के लिए कोरोना वायरस का हिफाजती सामान भेज दिया है, जिसमें 2,90,986 फेस मास्क हैं, N95 मास्क है, हिफाजती सूट हैं और इस तरह के दस्ताने, सर्जिकल कैप, फेस शील्ड, NK सैनिटाइज़र और दीगर सब सामान शामिल है। PIA के एक और फ़ज़ाई मेज़बान जो है वो भी कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। इस्लामाबाद के 2 सेक्टर में कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आने के बाद इस्लामाबाद के 2 सेक्टर I-10-1 और I-10-4 को सील कर दिया गया। इतलात ये कि उनके रास्ते बंद कर दिए, वहाँ पुलिस लगा दी गई। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन में 15 मई तक तोसी कर दी गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 2,28,215 हो गई। 32,32,000 लोग मुतासर हैं। अमेरिका कोरोना वायरस के सामने बिल्कुल बेबस है और अमेरिका में कोरोना वायरस से एक रोज़ में मजीद 2,500 अफराद हलाक हुए। 10,64,194 अफराद मुतासर हुए। अमेरिका में वफाक की जानिब से लोगों को घरों तक महदूद रखने से मुतल्लिक़ पाबंदियाँ आज से ख़त्म हो गई। बरतानिया में कोरोना से 26,097 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 4,000 अफराद की मौत नर्सिंग होम में हुई है। ये एक नई इत्तला है। स्पेन में कोरोना से 24,275, इटली में 27,682, फ्रांस में 24,000 लोग कोरोना से हलाक हो चुके हैं। भारत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,000 से बढ़ गई है और 1,079 अफराद हलाक हो चुके हैं। 33,000 अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम खिलाफ राय से फार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।